हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल भारत एजुकेशनल सेंटर पर। बच्चों, अगर आपको हमसे जुड़ने में किसी भी तरीके की तकलीफ़ हो रही हो तो उसका सलूशन ये है कि @BEC 1994 लिंक से आप हमारे चैनल को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि बच्चों जानते हैं कि हमारी क्लास बायोलॉजी की, जो कि खनिज के साथ चल रही है, अभी पिछला लेक्चर भी खनिज में 3 मेन मिनरल की बात की है। हमने खनिज की बात की पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम की। उसी में बच्चों आज कुछ और मिनरल की बात करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और पढ़ रहे होंगे। पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक चीज़ों को कैसे आप अपने ब्रेन में सेट करेंगे। इसलिए मेरा आपसे यही गुजारिश है कि आप पढ़ते रहें और हमारे लेक्चर से जुड़े रहें। ठीक है बच्चों, देखिए कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। हमारे साथ आपको लिखना है, हमारे साथ आपको समझना है। ठीक है, आज हम लोग एक और खनिज की बात करेंगे, क्योंकि इससे आप लोग का क्वेश्चन बहुत आता है। इसका नाम है बच्चों सल्फर। सल्फर, क्या नाम है? सल्फर। आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ सल्फर इस तरीके से भी लिख देते हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गंधक। गंधक कहते हैं। ठीक है बच्चों, गंधक का मतलब क्या है कि इसकी जो स्मेल है बच्चों, इसकी स्मेल रॉटन फिश जैसे, मतलब मरी हुई मछली के समान इसकी स्मेल होती है, इसलिए इसको गंधक बोल रहे हैं। गंधक का मतलब ये है, एक तो पहली बात, एक ऐसी स्मेल जिसको श्वसन क्रिया के द्वारा बिल्कुल भी, मतलब क्या कह सकते हैं कि श्वसन क्रिया के द्वारा बिल्कुल भी इनहेल जो है ना कर पाए आदमी, वैसी इसकी जो है स्मेल होती है बच्चों सल्फर की। लेकिन हाँ बच्चों, जिस तरीके से और भी मिनरल का बॉडी में उपयोग है, उसी तरीके से सल्फर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और मैंने पिछली क्लास में कहा भी था कि जब भी हम पोषक तत्व की बात करते हैं, तो न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, इन सब को ध्यान देना होता है। और वही मिनरल हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने पीछे की क्लास में 3 मिनरल पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम कंप्लीट कर दिया है। और आज की क्लास में बच्चों हम लोग सल्फर की बात करेंगे, गंधक की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट हम लिखते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि सल्फर प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सल्फर प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भूमिका निभाता है। ठीक है, क्या है? सल्फर प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब क्या है बच्चों? आप जानते हैं कि प्रोटीन जो है, जो प्रोटीन है, ये नाइट्रोजिनस भी होती है, मतलब नाइट्रोजन कंटेंट तो इसमें होता ही है प्रोटीन में, लेकिन इसमें सल्फर के भी प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें लिखा है कि सल्फर प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप जानते हैं कि प्रोटीन में जो लॉन्ग चेन होती है अमीनो एसिड की, तो वो अमीनो एसिड की जो लॉन्ग चेन होती है बच्चों, तो उसमें कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जैसे सिस्टीन, मिथियोनिन। ठीक है, ये ऐसे अमीनो एसिड हैं प्रोटीन के जो सल्फर से बनते हैं बच्चों। बिना सल्फर से आप इन तरीके की अमीनो एसिड को नहीं बना सकते। मतलब ये बहुत बेसिक प्रोटीन में काम आते हैं सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बच्चों, सामान्य मनुष्य के भोजन में गंधक की मात्रा 3 मिलीग्राम होती। कितना? 3। गंधक की
मात्रा 3 मिलीग्राम होती है। अब देखिए, कल जब हम पिछले लेक्चर में मैग्नीशियम की बात किए थे बच्चों, तो मैग्नीशियम में भी बोले थे कि मिलीग्राम क्वांटिटी में ही इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कितना करते हैं बच्चों, आपको याद भी होगा, मैग्नीशियम के बारे में हमने बताया था कि 3.5 मिलीग्राम यूज करते हैं। तो अब जब 3.5 मिलीग्राम मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं तो सल्फर के लिए भी जरूरी है बच्चों, क्योंकि सल्फर गंधक है, तो इसमें थोड़ा सा ये मैनेज करना होता है कि कितने मिलीग्राम मात्रा में मनुष्य को अपने भोजन में सल्फर जरूर ऐड करना चाहिए। मतलब 3 मिलीग्राम, कितना बच्चों, 3 मिलीग्राम। मतलब जो भोजन हम करते हैं उस भोजन में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल की मात्रा बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, जिससे इसी को तो हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। बैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा भोजन, सुपाच्य भोजन, जिसमें हर तरीके के प्रोटीन, विटामिन, मिनरल की मात्रता के साथ जो है उसमें मौजूद हो। ठीक है, जिससे हमारे शरीर को उससे लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिल सके, मतलब ऊर्जा। वैसे तो मिनरल का भी कोई ऊर्जा से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रकार से मान लीजिए कि हम इसको वो कह सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक शरीर में ये रहती है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि इन मिनरल की जब ज़रूरत शरीर को होती है तो ये ब्रेक डाउन करके मिनरल को यूज कर लेते हैं। लेकिन कब कर पाएंगे, जब ये शरीर में इतनी मात्रा में आप अक्सर भोजन के साथ लेते जाएंगे तब। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गया बच्चों। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, अमीनो एसिड के बारे में तो हमने बता ही दिया कि अमीनो एसिड की जो चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन, उसमें सल्फर का उपयोग होता है। ये तो हमने बता दिया, तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, इतना तो आपको याद भी रहता है। एक विशेष तरह की प्रोटीन आपने सुनी होगी, कोलेजन एंड कीरेटिन। कोलेजन और कीरेटिन प्रोटीन जो होती है बच्चों, उसके संश्लेषण से मतलब सिंथेसिस, मतलब कोलेजन और केराटिन की सिंथेसिस में भी बच्चों सल्फर की बहुत भूमिका है। किसकी, सल्फर की। मतलब आप जानते हैं कोलेजन प्रोटीन जो है, जैसे एनिमल वर्ल्ड में या प्लांट वर्ल्ड में या जगत में मान लीजिए, जगत में जैसे रूबिस्को है, राइबोलोज बिस फास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज जिसको कहते हैं रूबिस्को, उसी तरीके से एनिमल वर्ल्ड के लिए बच्चों कोलेजन भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एनिमल वर्ल्ड मतलब क्या, आप जानते हैं कि बड़े किंगडम में मैमेलिया में हम सब आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी उसमें आते हैं। ठीक है, तो इसलिए बड़े फाइलम की जब बात होगी तो हम सब एक प्रकार से एनिमल में आते हैं, क्योंकि हम लोग एनिमल किंगडम के प्राणी हैं ना, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जीव जंतु। ठीक है, तो कोलेजन प्रोटीन और कीरेटिन प्रोटीन में भी बच्चों सल्फर की बहुत भूमिका है। ये जो प्रोटीन है बच्चों ना, सल्फर जो है ना, इसमें एक खासियत होती है कि ये बांड बनाने में जो है स्ट्रांग बांड बनाता है ये। और एक और खासियत है कि रिएक्शन ये बहुत तेज करता है। ठीक है, रिएक्शन भी बहुत तेज करता है, बांड भी बहुत बनाता है। और अब बांड इसलिए बना पाता है बच्चों क्योंकि ये स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है जल्दी से, और रिएक्शन इसलिए कर पाता है क्योंकि रिएक्टिव होता है ये। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा सल्फर अगर किसी भी मेडिसिन में यूज होती है सल्फर, या सल्फर के जिसमें सल्फर रखा गया हो उसका ढक्कन अगर एक बार ओपन कर दिया जाए तो बहुत तेज से स्मेल जो है बाहर निकल जाती है, क्योंकि रिएक्टिव होता है ना, एटमॉस्फेयर से जल्दी से ये अपना बॉन्ड बना लेता है रिएक्टिव होने के नाते। अब बॉन्ड बनता है तो स्टेबिलिटी आ जाती है, तो हमें जो है महसूस होती है। ठीक है बच्चों, तो सल्फर के लिए इतनी बातें थी। कीरेटिन प्रोटीन बच्चों क्या है, बालों में मिलता है। ठीक है, कीरेटिन जो है बाल में मिलता है, हेयर में। अब जो है एक नया खनिज पढ़ते हैं, कैल्शियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, कैल्शियम, क्योंकि हम इसको वहां लिख देते हैं जिससे आपको
हमको भी जगह मिले, आप भी जो है कैल्शियम, ये बहुत आम बात है, लोग कैल्शियम कैल्शियम कहते भी हैं कि कहीं कैल्शियम की कमी तो नहीं हो गई है। ठीक है, कैल्शियम। अब कैल्शियम का मतलब क्या है बच्चों, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, सोडियम, उसी तरीके से कैल्शियम। अब ये जो कैल्शियम आ गया बच्चों, ये कैल्शियम हमारे बोन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा, एक पॉइंट लिखिए कि मानव शरीर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको लिखने से आपको तुरंत जो है स्ट्राइक कर जाएगा दिमाग में कि आखिर कैल्शियम के बारे में क्या पढ़ना है। मानव शरीर के समस्त खनिज तत्वों में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, मानव शरीर के समस्त खनिज तत्वों में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग में बच्चों कैल्शियम का रोल सबसे ज्यादा है। कैल्शियम का, क्योंकि बोन है, टीथ है, उसका इनेमल है, हर जगह कहीं ना कहीं आपको कैल्शियम से संबंधित चीज। इसीलिए देखिए अक्सर ओल्ड एज में कैल्शियम की कमी होने लगती है। जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है तो कैल्शियम की कमी होती है। क्यों? बोन वीक होने लगता है। इसलिए लोग कहते हैं कि कैल्शियम खाना चाहिए। इसीलिए कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा कि छोटे बच्चे कैल्शियम की गोली ना खा पाने की वजह से डॉक्टर सलाह देते हैं कि दूध जरूर पिएं। दूध में बच्चों कैल्शियम होता है, इसलिए बोला जाए जो शुद्ध दूध हो। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट और लिख लीजिए कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह बच्चों, ये बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति को प्रतिदिन 0.5 से 0.9 तक, मतलब 0.5 से 0.9 ग्राम खनिज तत्व की आवश्यकता होती है बच्चों। खनिज तत्व की आवश्यकता होती है। जैसे हम यहां लिखते हैं तो उसी तरीके से हमें इतना इंपॉर्टेंस देना है कि ये जो लिखा है, ये 0.5 से 0.9, ये कभी भी भोजन में कम ना होने पाए। क्या लिखा है बच्चों? एक व्यक्ति को प्रतिदिन 0.5 से 0.9 ग्राम खनिज तत्व की आवश्यकता होती है। अब सोच लीजिए, भले पॉइंट में ही क्यों ना हो, लेकिन इसकी कितनी जो है वैल्यू है। क्यों? क्योंकि मानव की शरीर में सबसे ज्यादा बच्चों कैल्शियम का ही रिक्वायरमेंट है। सबसे ज्यादा कैल्शियम से बोन बना है, कैल्शियम से बोन के प्रोडक्ट बने हैं। जब कैल्सिफिकेशन होता है, मतलब बोन ब्रेक होता है, बोन बनता है, उसमें कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए एक बात और लिख लीजिए बच्चों, यह रुधिर मतलब क्या होता है? ब्लड। स्कंदन में, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बताइए बच्चों ये क्या लिखा है? यह रुधिर स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब रक्त दाब होता बच्चों तब तो होता कि ब्लड प्रेशर है, लेकिन रुधिर स्कंदन मतलब समझ रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन की बात कर रहा है। रुधिर स्कंदन मतलब ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन में बच्चों इसका बहुत रोल है। किसका? कैल्शियम का। कैल्शियम का बोन से भी मतलब है, कैल्शियम का ब्लड सर्कुलेशन से भी मतलब है। ठीक है, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन अगर आपको मेंटेन करना है
तो आपके शरीर में कैल्शियम होना चाहिए। आगे आप पढ़ेंगे कि मसल में भी कुछ कैल्शियम की प्रोटीन पाई जाती है। वही मसल के कैल्शियम की प्रोटीन जब ब्लड के साथ मिक्स होती है तो हमें जो है एनर्जी जो है मिलती है, जब ब्लड फ्लो होता है पूरे शरीर में, ठीक है। तो उससे हमें क्या मिलता है बच्चों? एनर्जी। देखिए जो बात हम बोल रहे हैं अगली लाइन वही लिखी हुई है, इसको तब तक हम इरेज करते हैं और यहां लिखते हैं आपके लिए, ठीक है। क्या है? वही बात जो हमने बोली, यह पेशीय संकुचन प्रक्रिया से संबंध रखता है। यह पेशीय संकुचन प्रक्रिया से संबंध रखता है, ठीक है। वही जो हमने इसके पहले बोला, पेशीय संकुचन मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन में बच्चों, किसमें? मसल कॉन्ट्रैक्शन में इसका रोल है। किसका? वही तो मैं बताना चाह रहा था कि मस्कुलर एक्टिविटी में कैल्शियम की जो प्रोटीन होती है बच्चों, उस प्रोटीन के ब्रेकडाउन से ही जो है कैल्शियम हमको हमारे मसल को मिलता है, फिर मसल ब्लड को देता है, तो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, कैल्शियम भी सर्कुलेट होता है। तो कितना ज़्यादा रोल है समझ लीजिए कैल्शियम का। इसीलिए कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक। इसके बच्चों सोर्स लिख लेते हैं। सोर्स जैसे सबके सोर्स लिखे हैं वैसे इसके भी स्रोत, स्रोत, सोर्स, ठीक है। वही आप भी जानते होंगे, पनीर, दूध, अंडा, ठीक है, हरी सब्जियां, ये सब जो है इन सब में हमें क्या मिलता है बच्चों? कैल्शियम। तो कैल्शियम बहुत जरूरी है बच्चों, कैल्शियम कमी ना हो, नहीं तो बोन में भी जो है, जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें कैल्शियम की कुछ कमी होती है तो बोन डिफार्मिटी हो जाती है। बोन ब्रेक नहीं, बोन डिफार्मिटी मतलब देखते नहीं कि हाथ पैर की हड्डियां जो हैं घूम जाती हैं अलग दिशाओं में, ठीक है। वो उसको बोन डिफार्मिटी कहते हैं। अगर बोन टूट जाए तो उसको बोन डिग्रेडेशन कहते हैं, ठीक है। हाँ ये भी कह सकते हैं, जब बोन की बार बार हम कह रहे हैं तो यहाँ एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसकी कमी से जो है, किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से अस्थियों का ठीक से निर्माण नहीं हो पाता। वही बोन्स का निर्माण नहीं हो पाता, ठीक है। और आपने देखा होगा जिन बच्चों के अंदर दांत देर से निकलते हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या यही कैल्शियम की होती है। इसीलिए छोटे बच्चों को, जो मैंने इसके पहले बात बोली कि छोटे बच्चों को कैल्शियम के टैबलेट देने से ज़्यादा जरूरी है कि उन्हें दूध का सेवन जरूर कराया जाए, जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, क्योंकि कैल्शियम की गोली को निगल नहीं सकते हैं, अटक सकता है निगलते वक्त, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए? बोन ब्रेक ना हो या बोन की डिफॉर्मिटी ना हो, इसलिए हमें कैल्शियम का सेवन जरूर करना चाहिए, वो भी बचपन से। और किस रूप में? पहले दूध का सेवन करके बच्चों, क्योंकि ये जो नेचुरल, मान लीजिए जो भी नेचुरल चीजें मिलती हैं पहले हमें उन पर ही फोकस करना है, ठीक है। तो बच्चों कैल्शियम की बात हो गई। कैल्शियम थोड़ा बड़ा भी था, कैल्शियम इंपॉर्टेंट भी था। अब जो आने वाला है बच्चों अगला मिनरल, उसका नाम है फास्फोरस। ये भी बच्चों बहुत जरूरी है, फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस अब देखिए बच्चों, जैसे कैल्शियम बोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे फास्फोरस भी बोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टीथ के लिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हमको फिर यहां वही लिखना है कि हड्डियों के विकास के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। हड्डियों के विकास के लिए फास्फोरस की
आवश्यकता होती है। एक प्रकार से ये सब बच्चों क्या है, ये हेल्पिंग नेचर के होते हैं। बिना सबके मिले जुले असर से हमारी शरीर में किसी भी तरीके की दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमें हर तरीके के मिनरल को, प्रोटीन को, विटामिन को अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। तभी वो बैलेंस्ड डाइट होगा और तभी वो हेल्दी डाइट होगा हेल्दी जीवन के लिए। ठीक है। अब फिर से बच्चों वही बात, एक व्यक्ति को प्रतिदिन 0.5 से 0.9 मतलब वही 0.5 से 0.9 ग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ठीक है। क्योंकि ये जो पी मैं बार बार लिख रहा हूं क्योंकि फास्फोरस का सिंबल बच्चों पी से डिनोट करते हैं, पी। ठीक है, फास्फोरस, इसलिए मैं पी लिख रहा हूं बार बार। और हाँ, एक बात और, फास्फोरस कैल्शियम के साथ जुड़ा होता है, तभी तो हमारे बोन्स को मजबूत बनाता है और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। मतलब लंबे समय तक बोन से हम वर्क आउट कर सकते हैं, वर्क ले सकते हैं। क्यों? लॉन्ग लास्टिंग नेचर फास्फोरस का है। कैल्शियम का काम तो बिल्कुल और बिल्कुल बोन को स्ट्रक्चरली मेंटेन करना है, मतलब बनाना है, बोन्स बिल्कुल सुंदर स्वस्थ रहे, उसके लिए फास्फोरस की जरूरत है। लंबे समय तक हम बोन से जो है काम ले सके, स्केलेटन को हम लंबे समय तक, अपने स्केलेटन को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, कैल्शियम के साथ फास्फोरस जो है इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब कभी कभी अलग से कहीं बोन को जो है अटैच करना होता है, या जो लेबोरेटरी में बोन बनते हैं उसमें फास्फोरस और कैल्शियम दोनों को मिला के एक बोन तैयार की जाती है, जो शरीर में ट्रांसप्लांट हो पाती है। ठीक है, बिना फास्फोरस और कैल्शियम के बोन जो है बन नहीं पाएगी। इसलिए सबसे मेन एलिमेंट बोन के लिए क्या है बच्चों, कैल्शियम और फास्फोरस, Cp। ठीक। और उसके आगे तो बच्चों यही बात है कि फैट और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए होता है। फैट और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, फैट मतलब वसा, कार्बोहाइड्रेट तो आप जान ही रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट कहाँ डिपॉजिट होते हैं, वही जो उनके बोन्स और बोन्स के बीच में जो जगह होती है, एक प्रकार से लैकुनी जिसको कहते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि डाइजेशन के लिए, फास्फोरस के डाइजेशन के लिए, सॉरी, फैट और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए फास्फोरस की इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है। और हाँ, एक बात और बच्चों, वो ये है कि ब्लड में जो है, ब्लड में, रक्त में इसकी उपस्थिति से शारीरिक अम्ल क्षार संतुलन ठीक होता है। मतलब एसिड बेस बैलेंस, ब्लड में एसिड बेस बैलेंस जो होता है बच्चों, एसिड बेस बैलेंस, वो क्यों गेन कर पाता है शरीर, क्योंकि फास्फोरस होता है बच्चों, फास्फोरस। इसी फास्फोरस के उपस्थिति से ही जो है शरीर में एसिड बेस बैलेंस मेंटेन हो पाता है। और आपको पता है कि ये जो चैप्टर या ये जो चीज टॉपिक चल रहा है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं पोषक तत्व, न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन में बैलेंस्ड डाइट से मतलब है। तो हर चीज के बैलेंस के लिए हमें एक चीज का ध्यान देना होता है कि ब्लड में बैलेंस कौन करता है एसिड बेस का, फास्फोरस। इसलिए बच्चों फास्फोरस भी हमें अपने भोजन में जरूर ऐड कर लेना चाहिए। अब हम इसके बच्चों क्या सोर्सेस की बात करते हैं, स्रोत, कि कहां से हमें फास्फोरस मिल सकता है। ठीक है, ये सब आपके प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में कि हमें फास्फोरस कहां से मिलता है। ठीक, तो बच्चों पहली बात तो यह है कि सोयाबीन, आप जानते भी होंगे, सोयाबीन,
सूरजमुखी सनफ्लावर, कुछ लोग इसका तेल भी इस्तेमाल करते हैं। गाजर, दूध, पनीर, बात तो एक ही है, बाकी और चीजें वही हैं। ठीक है, ये मेन था सोयाबीन, सूरजमुखी। क्योंकि कभी कभी मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले कि क्या सोयाबीन और सूरजमुखी में फास्फोरस मिलता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल मिलता है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल है। बाकी गाजर, दूध, पनीर तो हर एक मिनरल में दूध, पनीर एग्जाम्पल आ रहा है अक्सर, मांस, अंडा, दूध, पनीर अक्सर एग्जाम्पल आ रहा है, लेकिन ये सोयाबीन और सूरजमुखी केवल फास्फोरस में एग्जाम्पल आया, इसलिए यहाँ लिखना जरूरी था कि हो सकता है कि मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछा जाए तो अलग तरीके से आपको, जिससे याद रहे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बच्चों फास्फोरस के बाद जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो आयरन लौह। ठीक है, आयरन। अब देखिए बच्चों आयरन का क्या है, आपको पता है कि ब्लड में आयरन की भी सबसे बड़ी भूमिका है। किसमें? ब्लड में, रक्त में। जो हीमोग्लोबिन होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन HB, हीमोग्लोबिन, उसमें फेरस नाम का या फेरस नाम का जो एलिमेंट मौजूद होता है, उसमें क्या होता है? आयरन ही तो होता है, क्योंकि आयरन का केमिकली IUPAC नेम यही है, फेरस। ठीक है, फेरस होता है, फेरिक होता है, अगर Fe+3 है तो फेरिक। ठीक है, Fe+2 है तो फेरस। ठीक, तो हीमोग्लोबिन बच्चों, हीमोग्लोबिन यहां हम हिंदी में भी लिख देते हैं, हीमोग्लोबिन में बच्चों सबसे ज्यादा क्या होता है? आयरन। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कभी चोट लगने पर खून निकलता है तो उस खून का जो स्मेल होता है बच्चों, स्मेल, उसमें कुछ आपको लौह तत्व का स्मेल जरूर नजर आएगा, जिसको लोग कहते हैं कि लोहाइन जैसा कुछ महक रहा है, लोहा लोहा जैसा कुछ महक रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें आयरन होता है बच्चों, ब्लड। और हाँ, एक बात और, आयरन में सबसे ज्यादा बच्चों एनर्जी का स्रोत भी होता है, और ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी होती है आयरन में सबसे ज्यादा। अगर HbO2 के साथ बाइंड कर पाता है और HbO2 बनाकर शरीर में ब्लड के थ्रू फ्लो हो पाता है, तो उसका कारण है कि Fe की बॉन्डिंग। क्योंकि ये जो आयरन है, आयरन बॉन्ड बनाने में स्ट्रांग है, स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है बच्चों। ये स्ट्रांग बॉन्डिंग के वजह से O2 जो है Hb से जुड़ पाता है। क्योंकि आप जानते हैं रिएक्शन में किसी न किसी एक्टिव मॉलिक्यूल की जरूरत होती है या एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कौन देता है? Hb को। मतलब हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कौन देता है? यही Fe, फेरस, मतलब आयरन। इसलिए हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है बच्चों? रेड, लाल। ठीक, और आप जानते हैं कि अगर आयरन की कमी हो गई, मतलब लोहे की कमी हो गई शरीर में, हीमोग्लोबिन में अगर आयरन नहीं रहा, तो हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा बच्चों? एनीमिया हो जाएगा, एनीमिक हो जाएगा पर्सन, मतलब शरीर उसके पीले पड़ जाएंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बच्चों हिंदी में? पीलिया। ठीक है, अब कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा बुखार, ज्वर जिसको कहते हैं, फीवर, फीवर में भी बच्चों कभी कभी जो है हमें एनीमिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड में जो आयरन का कंटेंट है बच्चों, वो फ्लो नहीं हो पाता, जिसके कारण से ब्लड बिल्कुल जो है बॉडी में जो सर्कुलेट होता है वो आयरन तो पहुंचा नहीं पाता। जब आयरन कहीं पहुंचा नहीं पाता है तो उससे हमारी शरीर क्या हो जाती है? एलोइस हो जाती थोड़ी। उसी को हम एनीमिया कहते हैं। ब्लड की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया, एनीमिक। ठीक है, थोड़ा सूखापन भी आ जाता है इसमें, ड्राइनेस। इसलिए आयरन भी बच्चों बहुत जरूरी है। जैसे नमक में आयोडीन बहुत जरूरी है,
आयोडीन युक्त नमक खाएं ना, जैसे टाटा साल्ट, उसी तरीके से शरीर में आयरन ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इसके हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और जब तक हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो रेड कलर नहीं आएगा ब्लड का, और हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा और आयरन नहीं रहेगा तो O2 का इससे जो है संपर्क नहीं हो पाएगा। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ब्लड को तो ब्लड वेसल जो है डाई हो जाएंगी, मर जाएंगी। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेते हैं बच्चों, यह मायोग्लोबिन, हो सकता है आपके लिए नया वर्ड हो, मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है, और साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है, एंजाइम का घटक है। इसका मतलब क्या है बच्चों, मायोग्लोबिन बच्चों क्या है, मायोग्लोबिन, ये जो ग्लोबिन शब्द है ना, ग्लोबिन, ये ग्लोब्यूल प्रोटीन से आया है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, मतलब एक ऐसी प्रोटीन जो स्ट्रक्चरली कैसी है, गोल। और ये मायो मतलब क्या है, मायो मतलब बच्चों मसल, ठीक है, मांसपेशियां, पेशियां तो मान लीजिए एक प्रकार से ये हो जाता है कि मसल फाइबर हो गया, लेकिन मांस जो है, मसल जो है, मसल में मायोग्लोबिन प्रोटीन होता है बच्चों। ठीक, आप आगे हो सकता है पढ़ें, मसल में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होती है, जिसमें जो है मायोसिन के ऊपर एक्टिन जो है चलता है, जिससे मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है हमारे शरीर में। मायोसिन के चेन के ऊपर एक्टिन नामक जो प्रोटीन है वो जब चलता है तभी हमारे शरीर में कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है। जिस दिन उसका चलना फिरना बंद, कॉन्ट्रैक्शन बंद। और हाँ, एक बात और, आयरन की कमी ब्लड में जैसे ही आपको महसूस होगी तो एनीमिया होगा, ये तो पढ़ा दिए। और जब भी एनीमिया होता है तो क्या होता है बच्चों, चक्कर आना, कमजोरी लगना। ठीक है, हमें तुरंत जो है ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है शरीर में कि ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो हमें चक्कर आ सकता है। ठीक, ये तो बहुत आम बात थी। अब इसके सोर्स की बात कर लेते हैं, सोर्स। अब आप जानते हैं लीवर के पास रीजनरेशन का पावर है, मतलब किसी चीज को दोबारा से पैदा कर देने का पावर है। लीवर के जो टिश्यू होते हैं दोबारा से रीजनरेट हो पाते हैं, इसलिए इसमें जो भी चीजें होती हैं वो हमें तुरंत मिल जाती है। आयरन को बनाने के लिए शरीर में लीवर के पास इतनी क्षमता है कि वो आयरन को बार बार सिंथेसिस कर सकता है। और किस में मिलता है बच्चों, मेथी, पालक, इसीलिए हरी साग सब्जी अक्सर कहा जाता है, पुदीना, धनिया, इन सब में। ठीक है, इन सब में बच्चों क्या होता है, आयरन होता है, इसीलिए हरी साग सब्जियों को खाने को कहा जाता है, जिससे हमारे शरीर में आयरन की प्रचुर मात्रा मौजूद रहे। ठीक है, इसको लिखिए। अब बच्चों हम लोग चलते हैं आगे और अंतिम खनिज की तरफ। ठीक है, वो कौन सा हमारा लास्ट है मिनरल, उसका नाम है बच्चों आयोडीन। क्या नाम है, आयोडीन। क्योंकि यही जो हमने पढ़ाया, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, आयोडीन। यही जितने भी हमने 7-8 आपको मिनरल पढ़ाए, अक्सर इनसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछने की संभावना होती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आयोडीन के बारे में। लिखिए आयोडीन। अब देखिए आयोडीन जब से आया, जैसे ही आयोडीन आया तो पता नहीं क्यों नमक जरूर याद आ जाना चाहिए। नमक, जो टाटा साल्ट, देश का नमक हम खाते हैं, टाटा साल्ट, क्या लिखा रहता है बच्चों, देश का नमक। क्यों देश का नमक, क्यों, क्योंकि आयोडीन जो है, जो समुद्र है बच्चों हमारे,
उनमें आयोडीन की मात्रा इतनी होती है कि उससे हम नमक प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आप जानते ही होंगे, हिस्ट्री में आपको शायद आशीष सर पढ़ाए भी होंगे। नमक के लिए आंदोलन भी किए थे गांधी जी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी के लिए क्या किया था बच्चों? आंदोलन। आयोडीन। देखिए बच्चों, पहला पॉइंट इसमें क्या लिखते हैं? वयस्क मनुष्य के शरीर में, वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 मिलीग्राम आयोडीन होता है। कितना? लगभग 5 से 6 मिलीग्राम आयोडीन होता है, आयोडीन होता है। ठीक है बच्चों, वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 मिलीग्राम आयोडीन होता है। अब फिर से बच्चों मिलीग्राम आ गया, मतलब जितने भी मिनरल हमने पढ़ा है सब की रिक्वायरमेंट मिलीग्राम में है, लेकिन रिक्वायरमेंट है, ठीक है, भले वो मिलीग्राम में ही क्यों ना हो। अब अगर 5 से 6 मिलीग्राम भी अगर आयोडीन नहीं मिला आपको खाने में या अपने भोजन में, तो एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं बच्चों ग्वाइटर। क्या कहते हैं? ग्वाइटर। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? घेंघा रोग। मतलब हमारे जो यहाँ ग्वाइटर क्या नाम है, थाइमस ग्लैंड के पास, गले में थाइमस जो ग्लैंड होती है वहाँ पर ग्वाइटर ग्लैंड होती है बच्चों। वो ग्लैंड जो है स्वेल कर जाती है, उभर जाती है बच्चों, इसीलिए उस डिजीज का नाम हमने क्या किया? ग्वाइटर। ठीक है, घेंघा रोग। या कभी कभी आयोडीन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो थाइमोसिज्म हो जाता है। ठीक है, यह हाइपोथायरॉयडिज्म भी कह सकते हैं, लेकिन मेन तो थाइमस ग्लैंड के पास होता है, लेकिन थाइमस ग्लैंड छोटा होता है बच्चों, थायराइड ग्लैंड बड़ा होता है। ठीक है, तो कभी कभी इसको नाम दे देते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म और कभी कभी नाम देते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है बच्चों, हाइपो और हाइपर, और क्या चीज बच्चों? थायरॉयडिज्म। नमक की कमी से तो हाइपो हो जाता है, नमक बहुत ज्यादा हो जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। लेकिन ये जो थायराइड ग्लैंड के पास ग्वाइटर नाम का जो ग्रंथि होती है, ग्वाइटर नाम की जो क्या नाम है, ग्लैंड होती है, वो स्वेल कर जाती है। ठीक है, इसी से हमें जो है ग्वाइटर हो जाता है, मतलब घेंघा रोग। हमारा गला जो है बहुत स्वेल कर जाता है बच्चों, मतलब पफीनेस आ जाता है। क्यों? क्योंकि भाई पानी और नमक में क्या है, नमक जल्दी से क्यों घुल जाता है? क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं पानी का अंश है, और जब वही सूख जाता है तो हम बिल्कुल जो है हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में आ जाते हैं। और जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है नमक, तो पानी जो निकलता है उससे हमें हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, तो स्वेलिंग हो जाती है बच्चों। तो कितना चाहिए वयस्क मनुष्य के शरीर में? लगभग 5 से 6 मिलीग्राम आयोडीन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, और इंपॉर्टेंट है। लगभग 150 माइक्रोग्राम। कितना बच्चों? 150 माइक्रोग्राम है ये mg मिलीग्राम नहीं है, ये माइक्रोग्राम है। ठीक है, जब m छोटा होता है तो मिलीग्राम, और जब m बड़ा होता है तो माइक्रोग्राम। आयोडीन नमक। ठीक है, क्या? आयोडीन नमक भोजन से प्रतिदिन प्राप्त होना चाहिए। सोच लीजिए, भोजन से प्रतिदिन प्राप्त होना चाहिए। कितना? 150 मिलीग्राम आयोडीन। मतलब जो हम खाते हैं, भोजन करते हैं या भोजन लेते हैं, उसमें हमें 150 मिलीग्राम आयोडीन की मात्रा जरूर होनी चाहिए। अगर 150 मिलीग्राम आयोडीन नहीं है, जो कि शरीर को रिक्वायरमेंट है, तो हमें जो है हाइपोथायरॉयडिज्म, और ज़्यादा हो गया 150 से तो हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब ग्वाइटर होने की संभावना है, घेंघा रोग। ठीक है बच्चों,
वैसा इसलिए कि आयोडीन बच्चों थायरॉक्सिन, थायराइड में जो हार्मोन निकलता है थायराइड ग्लैंड से उसको क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के सिंथेसिस के लिए बच्चों, किसके लिए, सिंथेसिस मतलब निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। वही थायरॉक्सिन जब एक सीमा से ज़्यादा निकल जाता है तो हाइपरथायराइडिज्म, और कम निकलता है तो हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, थायरॉक्सिन बहुत जरूरी है बच्चों। और कब निकलेगा, जब लगभग 150 मिलीग्राम नमक जो है हम प्रतिदिन अपने भोजन में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, सोर्सेज, स्रोत। ठीक है, सोर्सेज, सोर्सेज क्या है बच्चों, अब भाई नमक तो सबसे पहले आएगा क्योंकि नमक से ही है सब कुछ। मछली, समुद्री भोजन, देखिए मछली समुद्री भोजन लिखा है, क्यों, सी फूड, उसमें क्या होता है, उसमें यही नमक और साथ के साथ वाटर की मात्रा होती है, इसलिए जो है। हरी सब्जी भी लिख लीजिए, जब हर जगह लिखे हैं तो हरी सब्जी, सब्जियां। ठीक है, तो ये था बच्चों आयोडीन। ठीक, तो हमने मिनरल में, खनिज में बच्चों हमने आज कौन कौन से खनिज पढ़े, सल्फर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन और आयरन। ठीक है, अब पिछले लेक्चर में हमने खनिज के बारे में और साथ के साथ 3 मेन खनिज, सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों आज हमारा खनिज का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आप, आशा करता हूं मैं कि आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप जितनी बार चीज़ों से जूझते हैं, मिलते हैं, उतना ही चीज़ आपके प्रति वो प्यार पैदा करती है। जब तक एक दूसरे से परस्पर संबंध नहीं बनेगा तब तक पढ़ाई भी नहीं हो पाती। इसलिए आपको पढ़ने के लिए अपनी बुक से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने बुक से, अपने लिखी हुई नोट्स से प्यार करेंगे तो वो भी आपसे प्यार करेगी, और तभी जो है चीज़ें आपके दिमाग में सेट होंगी। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में हम लोग किसी और मिनरल से संबंधित बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। और हाँ, आप लगातार पढ़ते रहिए, इसी तरीके से आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर पाएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।